भारत में आईपीसी की धाराओं के तहत संगीन अपराध के मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर 50% से भी कम है। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2020 में हत्या के मामले में सिर्फ 44%, दुष्कर्म के मामलों में 39%, अपहरण के मामलों में 36%, डकैती के मामलों में 29% और हत्या के प्रयास में सिर्फ 24% आरोपियों को ही सजा हुई, जो चिंता की बात है। ऐसे में विकसित देशों की तर्ज पर भारत में भी पुलिस और जांच एजेंसियों को आधुनिक तकनीक से लैस करते हुए वैज्ञानिक सबूतों का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई, ताकि आपराधिक मामलों में सजा की दर में वृद्धि की जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात करेंगे दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 पर संसद में हुई चर्चा की। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है। किसी का भी सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। This bill places the privacy of individuals at the mercy of the state, allows for the retention of personal data with no framework for data protection whatsoever. I appeal to the government and to the Honorable Home Minister, please send this bill to a standing committee for further deliberations if you don't take it back. Mahua, my friend, she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीज़ें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत ज़रूरी है। तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। द प्रपोज्ड बिल इज़ नथिंग बट द एडवांस फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन विथ अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर नई चीज़ें लाएंगे नहीं तो देश आगे कहाँ बढ़ेगा। दंड प्रक्रिया शनाख्त बिल 2022 के प्रावधानों को लेकर दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। विपक्ष का तर्क था कि नया कानून असंवैधानिक, मानवाधिकारों के खिलाफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला है। आशंका जताई गई कि सरकारी तंत्र इसका दुरुपयोग कर सकता है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि नया कानून अपराधियों पर नकेल कसने, सजा की दर बढ़ाने और जांच एजेंसियों के हाथ मजबूत करने में मददगार साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया कानून ये सुनिश्चित करेगा कि पुलिस और जांचकर्ता अपराधियों से हमेशा 2 कदम आगे रहें। संसद की मंजूरी के बाद दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 अब कानून बन चुका है। 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए कानून ने 102 साल पुराने बंदी शनाख्त कानून 1920 की जगह ले ली, क्योंकि पुराने कानून से आज की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। यही वजह थी कि 1980 में भारतीय विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में 1920 के कानून पर पुनर्विचार की जरूरत बताई। मार्च 2003 में डॉक्टर जस्टिस वीएस मलिमथ की अध्यक्षता में आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर गठित विशेषज्ञ समिति ने भी 1920 के कानून में संशोधन का सुझाव दिया था। दरअसल जब 1 सदी पहले पुराना कानून बना था, तब से दुनिया में बहुत सारे तकनीकी और वैज्ञानिक परिवर्तन हुए हैं। तकनीक के इसी बदलाव को अपनाते हुए अपराधियों को पकड़ने की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने नया कानून बनाने की जरूरत महसूस की। 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट के अंदर एक बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था और उस पर बार बार चर्चा भी अनेक फोरम में हुई है। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा करी है और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ये विधेयक लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। संसद में विधेयक पेश करने से पहले केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय समेत सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत विचार विमर्श किया, ताकि अपराध की जांच को और विस्तार दिया जा सके, क्योंकि नए जमाने में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नए तरीके और नई तकनीक दोनों की जरूरत है। लेकिन दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए विपक्ष ने लोकसभा में इसे पेश किए जाने का विरोध किया,
जिसके बाद मत विभाजन कराना पड़ा और 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक पेश करने की मंजूरी मिली। इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे, संवैधानिक भी रहे और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चा करने के बाद हम ये अधिनियम लेकर के आए हैं। अभी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और इसीलिए दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022 हम लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो उसका भी हमने काम किया है। 1920 के कानून के मुताबिक पुलिस आरोपियों और दोषियों का रिकॉर्ड रखने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान ले सकते थे। इसके अलावा अपराध की जांच में मदद के लिए मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की पैमाइश यानी मेजरमेंट्स या फोटोग्राफ लेने के आदेश दे सकता था। लेकिन दंड प्रक्रिया शनाख्त कानून 2022 के बाद इसके साथ साथ पुलिस अब अपराधियों की आंखों की पुतलियों की पहचान, हाथ पैरों की छाप, फोटो रेटिना, जैविक नमूने, दस्तखत और लिखावट के नमूने जैसी चीजें भी ले सकेंगी। सरकार का मानना है कि ज्यादा ब्यौरा मिलने से दोषियों को सजा दिलाने के काम में तेजी आएगी और दोषियों को पकड़ने में सुविधा भी होगी। मान्यवर, ये बिल लाने का उद्देश्य दोष सिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। ये बिल लाने के पीछे मंशा एकमात्र मंशा है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। लेकिन विपक्षी सांसद सरकार की दलीलों से सहमत नहीं हुए। विपक्षी सदस्य चाहते थे कि विस्तृत पड़ताल के लिए विधेयक को प्रवर समिति या स्थायी समिति के पास भेजा जाए। What is wrong with the suggestion of my distinguished colleagues who said refer this bill to a select committee, refer to this bill to a standing committee? If we can wait 102 years to change a bill of 1920, why can't we wait for 102 days for the bill to be brought after examination by the standing committee? लोकसभा में 4 अप्रैल 2022 और राज्यसभा में 6 अप्रैल 2022 को बिल के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने कहा कि इस विधेयक को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए क्योंकि अपराधियों की ओर से नए तौर तरीके अपनाने के मद्देनजर जांच एजेंसियों को सबल बनाना जरूरी है। नए दौर में हो रहे अपराधों को देखते हुए आज के समय के हिसाब से नीतियों की जरूरत है। इस पुराने अधिनियम में महोदय केवल 3 था, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ। लेकिन इधर जो प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी इतनी आई कि अपराधियों ने भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इसलिए वो जो कानून था तो 1920 का, वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी और मैं इसलिए ये कानून लाया। ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। इस बिल को न केवल कन्विक्शन रेट अधिक हासिल करने में सफलता मिलेगी बल्कि अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिलेगी। नई नई तकनीक का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और जिसकी विश्व स्तरीय मान्यता भी प्राप्त है। तो ये पुलिस वाले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकें, उनके पास डेटा इतना हो कि कौन क्रिमिनल है, कौन कर रहा है, कौन रिपीट ऑफेंडर हो सकता है, ये डेटा उनके काम आएगा। हमारे पास जब मेजरमेंट आएंगे, मेजरमेंट के आधार पर जैसे मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो सजा दिलवाने का क्रिमिनल जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको जो सजा मिलेगी, जो निर्दोष लोग पकड़े जाएंगे वो बचेंगे। जेडीयू, एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे अपराध के मामलों को जल्द हल करने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि विधेयक संवैधानिक दायरे में है और ये किसी कानून या अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं करता है। This bill, sir, Criminal Procedure Bill 2022, for us to be in line with the global standards, for our investigation agencies to be on par with other countries, other advanced countries. So this bill has been brought in, sir, and it basically
provides the necessary statutory backing for the agencies to go ahead with this investigation. जब हम वोटर लिस्ट अपना नाम बनाने के लिए जाते हैं या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं या मोबाइल का सिम लेने के लिए जाते हैं तो हमको सब प्रिंट आउट देना पड़ता है, सब चीज़ देना पड़ता है। तो अगर क्राइम रोकने के लिए सब जांच कराना हो तो उसमें क्या हर्ज है? My humble submission would be the bill is well within the constitution. It does not violate any law, any right. The larger public interest demand this kind of bill. The bill is the right intervention to save India, integrity of India. It is in the constitution part. The bill is being brought in, that too without any delay. हालांकि कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी समेत ज्यादातर विपक्षी दल विधेयक का विरोध कर रहे थे। उनकी दलील थी कि बिल के प्रावधान मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और निजता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा दमन का शिकार हुए लोगों, वंचितों और गरीबों को उठाना पड़ेगा। Sir, this bill is unconstitutional. This bill is illegal. We are deceiving ourselves if we believe that we are passing a bill. This bill has a huge net which can embrace anyone in this country, and you know what happens when a law of this is applied. The worst sufferers will be the disadvantaged, oppressive, and the oppressed and the poor. Sir, I am opposing the bill mainly on 3 grounds. Number 1, this is the total clear violation of the fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution, number 1. And number 2, the right to privacy ensured by the Supreme Court in Puttaswamy's case is totally violated, totally abrogated, number 2. And number 3, the human rights violation or the human rights which has been declared in the UN Declaration of Human Rights, that is also not being respected in this case. Sir, my reasoning for opposing this bill is, number 1, this will give extra constitutional power to the police officers from constable, SHO level to prison officer and magistrate. 2, sir, this bill violates the Constitution in several ways, including Article 21 and the privacy of individual. My next reasoning, sir, this bill gives rooms for misinterpretation, misuse, and hence this is a badly drafted piece of legislation. When the ambit of person is expanded, earlier the Prisoners Act 1920 was confined only to the prisoners and of course those who were convicted. But now this is any person, further any person. Even a person under preventive detention will be compelled to have measurements. विपक्ष की दलीलों पर सत्ता पक्ष ने कहा कि इस विधेयक में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि गिरफ्तार आरोपियों और गंभीर अपराध के दोषियों को कैदियों की समान श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। दरअसल नए कानून में जिन व्यक्तियों का डाटा लिया जा सकता है, उनमें सभी दोषी, किसी भी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति या किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति शामिल हैं। जहां तक जैविक नमूनों की बात है, तो ये सिर्फ ऐसे व्यक्ति से ही जबरदस्ती लिए जा सकते हैं जिसे किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है या उसके अपराध के लिए न्यूनतम सजा 7 साल कैद है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि नए कानून की प्रभावशीलता अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियमों से आएगी। There is no unconstitutionality, there is no illegality. It is true that there is a case of disproportionality in the case of the types of persons covered by the Act. There is no point keeping arrestees and serious criminal convicts in the same category as detainees. There I agree and I empathize. And perhaps that is my only criticism of the Act, which I would kindly request the Honorable Home Minister to look into. This bill provides for a great amount of legislative oversight, because ultimately this bill and its effectiveness and efficacy will come from the rules which will be framed under this Act by the central government and by the state governments. And these rules, each and every rule will have to be brought before both houses of Parliament
and before the State Assembly. चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने इस कानून के दुरुपयोग की आशंका भी जताई। नए कानून के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी और जेल के हेड वार्डन या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी माप ले सकेगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी व्यक्ति को जांच के लिए माप या डाटा देने का निर्देश दे सकते हैं। माप के लिए सैंपल या डाटा देने से इनकार करना आईपीसी की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा। सांसदों ने कहा कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। अगर आप कैदी भी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके जो मूलभूत अधिकार हैं वो लिप्त हो गए, दे आर ओनली सस्पेंडेड। तो इस तरह के अगर आप कानून बनाएंगे जहां पे 107, 108, 109, 110 सीआरपीसी में जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी नहीं है, उसमें भी आपको सैंपल देने पड़ेंगे, तो आप पुलिस को ऐसे अख्तियार दे रहे हैं जब पुलिस उसका दुरुपयोग करेगी। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग टू इंश्योर दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ द लॉ। इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, ये आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? सदस्यों ने ये भी पूछा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, तो कहीं ये राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं? Currently, as prisons and police are state subjects, how do you see the interaction between these two? It is not encroaching to the state subjects, sir. That apart, the prison bill confers unbridled powers to the police officials and prison officials and always keeps their rights of citizens in central rooks at the mercy of different investigations. विपक्षी दल सरकार की इस दलील से भी सहमत नहीं थे कि नया कानून अपराधियों पर नकेल कसने और सजा की दर बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप उम्मीद करते हैं कि रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ जाएगा और अपराधी पकड़ लिए जाएंगे या सजा में चले जाएंगे, तो ये गलत आपका सोच है, सबका सोच गलत है। परसेप्शन है कि आपका जो इन्फोर्समेंट का तौर तरीका है वो किस तरीके का है, कैसे लोग हैं। अगर ईमानदारी से काम करने वाले हैं तो ठीक होगा, अगर बेईमान हैं तो छूटेंगे लोग, अपराधी छूट जाएंगे, निरपराध जेल चले जाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो साइंटिफिक की बात हो रही है, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, एंड इट वायलेट्स our fundamental right. The bill is illegal in as much as it violates 23 of the subclause 3 of the Constitution, which secures the right of an accused against self-incrimination. बीजेडी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और लोगों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर जोर दिया। एनसीपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नए कानून के तहत जमा डाटा का दुरुपयोग नहीं होगा। Something is not dark or white, it's a mixture. Yes, we are fighting against terrorists. We want to control them, but at the same time, are we doing something which will protect innocent citizens? There actually the crux of the issue lies. We have to bring a balance. And here in this bill, that balance is lacking. Guilty must be punished, but according to the Constitution, everybody is innocent till he's proven guilty. So to arrest somebody without having even finished the entire inquiry, is that a fair law, sir? I just hope that all this data is not misused. The other law point which most people have made is about the data protection law. I totally agree. We have put the horse before the cart. This government loves to collect citizens' data, but hates to be held accountable. It wants to create databases of citizens, but does not want to provide any safeguards. Why are biological samples being collected? Is it not a way to bypass DNA bill and bring it through the back door? Preventive detention suspects and arrestees are not criminals. There is a presumption of innocence. On what grounds are you collecting their information? प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये भी बताता हूँ, क्लॉज अब देखिए क्लॉज 4 सब क्लॉज 3 empower state governments and UTs to notify an appropriate agency to collect, preserve and share sensitive personal information of citizens. In the absence of any restriction on the scope of the notification under clause 4 subclause 3, it cannot be ruled out that the task of collecting, preserving and sharing measurement
may be assigned to a private agency. नए कानून में कहा गया है कि एनसीआरबी रिकॉर्ड्स रखने वाली केंद्रीय एजेंसी होगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने क्षेत्राधिकार में उन एजेंसियों को अधिसूचित करेंगे जो डेटा जमा, संरक्षित और साझा करने का काम करेंगी। डेटा को 75 साल के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा और किसी आरोपी को बरी किए जाने के बाद उसके रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया जाएगा। चर्चा के आखिर में दोनों सदनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की आशंकाओं और सवालों के विस्तार से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के हर फैसले को राजनीतिक तराजू से तौलकर शंका के बादल खड़े कर लोगों को गुमराह करना उचित नहीं। आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को कि बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की किसी की भी मंशा नहीं है। और सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। हमारा कानून तो शक्ति के हिसाब से बच्चा है मान्यवर। इससे कठोरतम कानून दुनिया के देशों के अंदर बने हैं और वहां पर दोष सिद्धि का प्रतिशत देखें। दक्षिण अफ्रीका में 82%, यूनाइटेड किंगडम में 84%, कनाडा के अंदर 64%, ऑस्ट्रेलिया में 97% और अमेरिका में 93%। ये क्यों है? क्योंकि वहां प्रोसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एविडेंस का आधार मिला। मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और निजता के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर विपक्ष के आरोपों को केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल अपराध की जांच में 3rd डिग्री से निजात दिलाने और कानून के हिसाब से जीने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार मानती है 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तकनीक की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, डेटा की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंफॉर्मेशन के आधार डिग्री के आधार पर। सबूतों के कमी के आधार पर 7.5 लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं। अब ये 7.5 लाख केस में जिसका नुकसान हुआ है, इसका ह्यूमन राइट है या नहीं? अगर ये सारे सबूत उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो ये संख्या, मुझे भरोसा है, आधे से कम हो जाएगी। और यही उपलब्धि है इस बिल। व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज के, सोसाइटी के अधिकारों पर भी चिंता करनी पड़ेगी और दोनों के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते करते समाज सच समाज के अधिकारों का ही हनन हो जाए, इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का सुरक्षा नहीं हो सकता, ना करना चाहिए, किसी भी सरकार ने करना चाहिए। आर्टिकल 21 के सो कॉल्ड वायोलेशन की जो बात करते हैं, इसी में अनुच्छेद 3 में ही प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम की कैद की सजा वाले अपराधी जो किसी महिला और बच्चे के अपराध में न हो और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का सैंपल देने से वो मना कर सकता है। मैं आपकी चिंता और आपके कंसर्न दोनों से सहमति है मेरी। इसकी सरकार पूरी व्यवस्था करेगी कि इसका दुरुपयोग कहीं पर भी न हो। इसकी कार्य पद्धति भी रूल्स में इसी तरह से बनाई जाएगी और इसके उपयोग के लिए जो पद्धति बनाई जाएगी उसमें देश के अच्छे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता लोगों को बिठाकर उनकी सेवाओं को लेकर हम माननीय अध्यक्ष जी बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में सुधार की कवायद जारी है। साथ ही ये भी कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में अब और देरी नहीं की जा सकती है। गृह मंत्रालय में 2020 में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है, जिसमें मोडस ऑपरेंडी का स्टडी होगा और इसके आधार पर अलग अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। आईपीसी, सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की है। देश में 751 अभियोजन जिलों में
ई अभियोजन, ई प्रोसिक्यूशन लागू हो चुका है। ई प्रिजन को 1259 अलग अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई फॉरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। मैं इसलिए बताता रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है कि ये टोटल जो प्रयास है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका एक हिस्सा ये बिल है। ऐसा नहीं है कि जेल में जो कैदी है इसके सुधार के लिए भी सरकार कुछ नहीं करेगी। हम एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं जिसका राज्यों का कंसल्टेशन समाप्त होने की कगार पर है। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आधुनिक तकनीक का उपयोग से हम अब देरी नहीं कर सकते। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए सभी प्रकार की तकनीकों का उपयोग होना चाहिए और उसको परिणामलक्षी बनाकर देश को सुरक्षित बनाना। नए दौर में अपराध का स्वरूप और अपराधियों के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने की जरूरत है। हम अगली पीढ़ी के अपराधों से पुरानी तकनीक के माध्यम से नहीं निपट सकते हैं। ऐसे में इस कानून को समग्रता से देखना चाहिए। तकनीकी तरक्की के साथ दूसरी पैमाइशें भी अपराध की जांच में उपयोगी साबित हुई हैं। नए कानून से न सिर्फ दोष सिद्धि यानी सजा की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि जमा किए गए डेटा के आधार पर आसानी से अपराधियों को पकड़ा भी जा सकेगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।